आज हमारा देश एकमात्र देश होगा पूरी दुनिया में जो क्रिप्टो करेंसी बिल लाने से पहले क्रिप्टो टैक्स लगा देता है। और नहीं, आज जब इंटरनेट आया सबसे ज्यादा अगर फायदा हुआ तो हमारे ही देशवासियों को हुआ, पर दुख इस बात का होता है क्योंकि हम उनके लिए एक इनेबलिंग इकोसिस्टम नहीं बना पाए, उस वजह से वो दूसरे देशों में जाकर, आज आप कैलिफोर्निया देख लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, जो बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज हैं, उसको हेड हमारे इंडियंस ही करते हैं। तो आज वही टैलेंट अगर हमारे देश में ऐसी कंपनीज बनाता तो क्या हमारे देश को फायदा नहीं होता? सर, आज ये हाल बनाया हुआ है, 6 लाख इंडियंस हैं जिन्होंने अपनी सिटीजनशिप भी गिव अप कर दी है। मुझे ये कहते हुए दुख है कि इस सरकार की हेकड़ी में रत्ती भर भी कमी नहीं आई है। मैं कहना चाहती हूं कि हमने ऐसी संवेदनहीन सरकार नहीं देखी। यह सरकार संवेदनहीन भी है और यह सरकार विश्वासघाती भी है। Thank you so much, Honorable Sir, for giving me time to speak on these two important bills. Sir, आज 8 दिन में 7वीं बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़े हैं और अगर आपकी अनुमति होगी सर, तो मैं श्रीमती सुषमा स्वराज जी जो विपक्ष की नेता होती थीं, उनके पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड में बाकायदा ये उनकी स्पीच रिकॉर्डेड है, 3 अगस्त 2010 की है, और उस समय पे डिस्कशन भी होते थे इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑन इकोनॉमी एंड इट्स एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द कॉमन मैन, जो आजकल विपक्ष को वंचित रखा जा रहा है। तो उन्हीं की भाषा, उन्हीं की स्पीच में रिपीट करना चाहूँगी। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहना चाहूँगी कि आम आदमी आज जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, वर्तमान परिस्थिति को वह जिस शब्द से जानता है और पुकारता है, वो एकमात्र शब्द है, वो है महंगाई। वो अपने दर्द को जिस वाक्य में अभिव्यक्त करता है, वह वाक्य है, मार दिया इस महंगाई ने। आगे वो बोल रही हैं, मुझे ये कहते हुए दुख है कि इस सरकार की हेकड़ी में रत्ती भर भी कमी नहीं आई है। मैं कहना चाहती हूं कि हमने ऐसी संवेदनहीन सरकार नहीं देखी। यह सरकार संवेदनहीन भी है और यह सरकार विश्वासघाती भी है। उन्हीं के शब्दों को अगर हम ये रेफरेंस को दे दीजिएगा। मैं बिल्कुल दे दूंगी सर। अगर उन शब्दों को हम फिर से रिपीट करेंगे 2022 में, और खास करके उस सरकार पे जिसने 2014 से महंगाई की मार की बात की हो, तो ये शब्द फिर से उन पे लागू होते हैं। सर, हमारे वरिष्ठ नेता, शिवसेना के वरिष्ठ नेता श्री अनिल देसाई जी राज्यसभा के मेंबर हैं, और उन्होंने इस बात को उठाया था जब बजट पे डिस्कशन हो रहा था कि जो जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उनका वेज रिविजन होना था। बाकी सारी इंडस्ट्रीज का हो गया, पीएसयू बैंक्स का हो गया, पब्लिक इंश्योरेंस कंपनीज का हो गया, और इनके वेतन की जब बात आई है, 2012 से जो वेतन है वो अभी तक लगातार वही चल रहे हैं। और इन लोगों ने उस समय पे काम किया है जब कोविड का काल था, फर्स्ट वेव हो, सेकेंड वेव हो, जैसे बैंक एम्प्लॉयज थे वैसे वो भी लगातार काम कर रहे थे, और वो उनकी बस एक ही मांग है कि जो वेज रिविजन है उसको कंक्लूड कर उनको जो सही वेज है वो उनको मिलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और इस वेज रिविजन का जो चर्चा है उसको कंक्लूड करना भी बहुत ज़रूरी है, और उनके ऊपर जो भार लगा हुआ है, महंगाई की मार है, सब जनता पे है, उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ध्यान देना चाहिए सर। सर, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात हो रही है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, तो जब जॉबलेसनेस बढ़ती जा रही है तो ये मानना लाजमी होगा कि लोग जो हमारे देशवासी हैं, जो युवा हैं, वो दूसरे देशों में जाकर रोजगार के माध्यम ढूंढ रहे हैं, और रोजगार के माध्यम ढूंढने के साथ साथ जो हमारा टैलेंट ड्रेन हो रहा है, ड्रेन की हम बात करते हैं, वो लगातार जारी है। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहती हूं, 2018 की एक बैंक रिपोर्ट थी जिसमें कहा था हमारे जो युवा जा रहे हैं, जा ही रहे हैं, पर जो हमारी जो बात की जाती है कि गरीब विरोधी सरकार है, वो अब शायद जो मिलियनेयर्स हैं, जिनके पास सारे व्यवस्थाएं हैं, उसमें से 23,000 इंडियन मिलियनेयर्स हैव लेफ्ट द कंट्री सिंस 2014। उन्होंने भी इस देश को नो कॉन्फिडेंस दिया है सरकार की वजह से।
एक ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन की रिव्यू रिपोर्ट आई है जो कहती है 5,000 मिलियनर्स, 2% of the total number of high net worth individuals in India have left the country in 2020 alone. ये हमारी देश की अर्थव्यवस्था की पॉलिसीज के अनुसार आज ये हाल बनाया हुआ है। 6 लाख इंडियंस हैं जिन्होंने अपनी सिटीजनशिप भी गिव अप कर दी है। और जब हम टैलेंट की बात करते हैं, टैलेंट माइग्रेशन हो रहा है, साथ ही साथ अभी एफडीआई की बात सुन रही थी, माननीय मेंबर, ऑनरेबल मेंबर बता रहे थे कि बहुत सारा रिकॉर्ड ब्रेकिंग एफडीआई आ रहा है जब से इनकी सरकार बनी है। मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहूंगी सर, 2010 में 2020 में 20-21 में कहा गया था $81.7 बिलियन एफडीआई देश में आया था, जो कि पिछले साल से 10% ज्यादा था। पर अगर आरबीआई की उसी साल की रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें एफडीआई जो आया था उसका सबसे ज्यादा कंपोनेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का आया था, जिसका जंप था 6,801%, 6,801%। और एफडीआई का इन्वेस्टमेंट जो आया था वो कितना था, barely 0.8%। तो ये जो हवाला देते हैं 10% का, वो भी ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो आते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और जैसा ही प्रॉफिट बनता है ये पैसा निकाल कर ले जाते हैं। 2 दिन पहले सर, ऑल इंडिया रेडियो वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है, उसमें बाकायदा ये रिपोर्ट आई थी, ट्वीट किया गया था, बेचारे को ट्वीट डिलीट, बेचारा बेचारी जो भी हो गए उस ट्वीट के पीछे, उनसे डिलीट करवाया। मैं तो उम्मीद करती हूँ उस बेचारा बेचारी बेरोजगार ना हो गए हों। Foreign investors have pulled out over rupees 1.1 lakh crore from the Indian capital markets in the first 3 months of this year. तो जो सरकार एफडीआई का हवाला दे रही है, ये सरकार क्या ये भी अपनी उपलब्धियां गिनाएगी देश की जनता के सामने? नहीं गिनाएगी। टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में बात किया, कहा हमने 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया है, जैसे कि हम पे कोई एहसान किया हो। इस समय पर जब देश पे इतनी महंगाई की मार है और देश के युवा बेरोजगार हैं, आप कहें हमने टैक्स नहीं बढ़ाया है और आप इसका एहसान मानिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है सर। कुछ दिनों से, कल भी मैंने सुना, 2 सीनियर लीडर्स हैं, ऑनरेबल एमपीज भी हैं, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी की बात की। आज हमारा देश एकमात्र देश होगा पूरी दुनिया में जो क्रिप्टो करेंसी बिल लाने से पहले क्रिप्टो टैक्स लगा देता है, और एकमात्र वित्त मंत्री होंगी इस देश में जो कहती हैं पता नहीं लीगल है या इलीगल है, और वो मैं अभी नहीं बता सकती हूं, जब क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन आएगा तब हम बात करेंगे। पर हाँ, हम उस पर टैक्स जरूर लगाएंगे, हम उस पर टैक्स भी लगाएंगे, हम उस पर टीडीएस भी लगाएंगे। और मैं जब माननीय एमपी को सुन रही थी, सर कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। हाँ, जरूर लगा दूंगी सर अगर आपकी अनुमति होगी। वित्त मंत्री बता दो दे लीगल है या इलीगल। जी, तो मैं यहाँ पर बस ये बात कहना चाहूंगी सर कि हमारा टैक्स भी लग गया उस पर, हमें ये भी नहीं पता कौन सा स्टेटस है उसका, एसेट क्लास है, क्या क्लास में उसके अंतर्गत किया गया है। जिस तरीके से बताया गया इस पर टैक्स लगाओ, टैक्स लगाओ, टैक्स लगाओ और बढ़ाओ, क्योंकि बाकी सारे देश कर रहे हैं, उससे मुझे ध्यान आता है और शायद सभी को ध्यान होगा, जब देश में कंप्यूटर आया था, देश में जब कंप्यूटर आया था तो हमारा ये विपक्ष ही था जो बैलगाड़ी लेकर बाहर आकर अपोज कर रहा था, कहा था लाखों युवा बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगारी चरम सीमा पे बढ़ जाएगी, ये सरकार युवा विरोधी सरकार है। और क्या हुआ? कंप्यूटर आने के बाद अगर किसी देश को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, देश के युवाओं को फायदा हुआ, वो भारत के बच्चों को फायदा हुआ। आज हम लोग बड़े बड़े लीडरशिप रोल्स में हैं, दुनिया भर में लीडरशिप रोल्स में हैं, तो उसका फायदा हमारे युवाओं को हुआ। तो बार बार ये कहना कि ये जो है बहुत ही गंदी चीज हो रही है, बहुत ही गलत चीज हो रही है, क्योंकि हमें नहीं समझ में आ रही है, तो ये गंदी ही होगी। ये बिल्कुल मुझे वो बात याद आती है कि बच्चों से कहा जाता है बचपन से ही, और हमारे भारत में ये विशेष करके होता है, तुम अगर इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, वही करियर होते हैं, बाकी सारे करियर गलत होते हैं। और अगर वो करियर गलत है, कोई और कुछ चूज करना चाह रहे हैं, तो उनको रोक जाने की कोशिश की जाती है। अगर रोकते नहीं है तो कहते हैं हम घर के बाहर निकाल देंगे। तो ये बिल्कुल वही हालत हो रही है क्रिप्टो के साथ, क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे हैं
कि क्या है, उसके मंशा क्या है, इंटेंशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कैपेसिटी क्या है, एनेबलिंग इकोसिस्टम बनने की जरूरत क्या है, वेब 3.0 क्या है, तो इसलिए हम उसको टैक्स भी करेंगे और हम उसका क्रिप्टो रेगुलेशन भी नहीं निकालेंगे। सर मैं एक चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट दूसरी चीज यहां पे कहूंगी। मैंने आपको कंप्यूटर का उदाहरण दिया, ऐसे ही इंटरनेट जब आया था देश में ही क्या दुनिया में, हर डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी आपको भी डिस्टर्ब करेगी, पॉलिसीज को डिस्टर्ब करेगी, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस टेक्नोलॉजी के आगे बनकर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएं और इससे हम घबराएं नहीं। आज जब इंटरनेट आया सबसे ज्यादा अगर फायदा हुआ तो हमारे ही देशवासियों को हुआ, पर दुख इस बात का होता है क्योंकि हम उनके लिए एक इनेबलिंग इकोसिस्टम नहीं बना पाए, उस वजह से वो दूसरे देशों में जाकर, आज आप कैलिफोर्निया देख लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, जो बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज हैं, उसको हेड हमारे इंडियंस ही करते हैं। तो आज वही टैलेंट अगर हमारे देश में ऐसी कंपनीज बनाता तो क्या हमारे देश को फायदा नहीं होता? Please conclude. Sir, I will just conclude with just one last bit. Okay, sir, we are living in the world of Web 3.0. Either we choose to bite the bullet or we dodge the bullet. If we bite the bullet, we will be able to create an enabling ecosystem for our youth and empowering them and empowering the economy. If we choose to dodge the bullet, we can continue to feel great that Indians are doing well abroad. Thank you. And we can conclude, sir, just one last second, sir. We can continue to take pride in that reflected glory, but at the cost of empowering our own nation. So I would request the Finance Minister to think about it, and thank you so much, sir. With these words, I conclude my speech. Thank you. Jai Hind.